नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल का बदला, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। ओए मरा, चल नीचे। मुझे क्या, तूने घोड़ा समझ रखा है जो मेरी पीठ पर सवारी गांठ रहा है? घुर्र, दहाड़। क्रोध में भरे चीते ने रथ पर छलांग लगाई। आओ, दहाड़। तूने मुझे मारा, तेरी ये हिम्मत चीते पर हाथ उठाती है? बचाइए महाराज। वाह, ये सुनहरी अवसर भला मैं हाथ से कैसे जाने दूं। भय के कारण इतनी जोर से चिल्लाई रानी चंद्रिका की उसकी आवाज ही गले में खोकर रह गई। अब तुझे कौन बचाएगा? नहीं। तभी कहीं से सरसराया वो तीर और हो गया चीता की कनपट्टी के आर पार। आ, मर गया मैं तो। गु गु। ओह, किस कमबख्त ने चलाया तीर? तभी सामने आया सेनापति फुर्ती सिंह। सेनापति फुर्ती सिंह के आगे किसी की फुर्ती नहीं चलती। जल्दी इसे मैंने पहुंचाया और फुर्तीला बन रहा है ये बड़ा आया। वाह सेनापति, तुम्हारा तो सिर धड़ से जुदा कर देना चाहिए। कितने सही वक्त पर पहुंचे हो तुम। अन्यथा अगर हमारी रानी को कुछ हो जाता तो हम भी अपनी रानी के साथ सता हो जाते। गु गु, मेरी आवाज को क्या हुआ? फुर्ती सिंह हमेशा वक्त पर ही पहुंचता है महाराज। आओ रानी, संकट टल गया। गु गु, रानी जी की आवाज को क्या हुआ महाराज? और तब रानी जी की आवाज चली गई है। क्या रानी चंद्रिका गूंगी हो गई? ये तो खुशी की बात है। महाराज, इसका क्या करें? इसकी आरती उतारो। मेरा मतलब रानी जी की आवाज इसी के कारण गई है। सेनापति फुर्ती सिंह के आदेश पर ही बाकेलाल को सैनिकों ने पकड़ लिया था। पहले इसका नाम पूछो और फिर इसे सिंहों की बस्ती में फेंक दो। सिंहों की बस्ती? हाँ, अब जल्दी से अपना नाम बोलो। मेरा नाम है बाकेलाल। मगर महाराज, मेरी बात तो सुनिए। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। वो चीता तो बहुत शरीफ आदमी था। मेरा मतलब जानवर था। पता नहीं अचानक कैसे खूंखार हो उठा। इसे ले जाओ और फेंक दो सिंहों की बस्ती में। सैनिक बाकेलाल को पकड़कर ले चले सिंहों की बस्ती में। मैं निर्दोष हूं महाराज, मुझे सिंहों की बस्ती में मत फेंकिए। घबराओ नहीं बाकेलाल, तुम्हें वहां बचने का एक अवसर जरूर दिया जाएगा। और बाकेलाल को बैठा दिया गया उस उड़न खटोले पर, जो कि सैनिकों द्वारा धक्का दिए जाते ही लुढ़क पड़ा उस ढलान पर। बाकेलाल, इस भयानक वन में सिंहों का राज है और तुम्हारे पास बचने के लिए सिर्फ एक पिंजड़। अगर तुमने उस पिंजर से बाहर निकलने की चेष्टा की तो फिर ईश्वर ही मालिक हैं। पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम आकाशगढ़ के वासियों। आह! बाकेलाल आ फंसा उस पिंजड़ में और इसी पर भयानक गुर्राहटों से गूंज उठा संपूर्ण वन, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए उसके। दहाड़, सबसे भयंकर दहाड़। अरे बाप रे, लगता है जैसे सैकड़ों सी एक साथ मिलकर दहाड़ रहे हों। और निगाहें अपने चारों ओर दौड़ाते ही बाकेलाल के देवता कुछ कर गए। हो गई उसकी उसकी सिट्टी पिट्टी गुम। बाकेलाल, क्या ऐसी स्थिति में कोई भी फंसा होता तो उसका भी हाल वैसा ही होता। सिंहों की बस्ती की ये बीसियों सिंह मेरी तिक्का बोटी एक करने को बेचैन हो रहे हैं। ओह, तो प्राण बचाने का ये अवसर दिया है मुझे उस कमबख्त राजा ने कि जंगल के बजाय इस पिंजरे में फिकवाया। लेकिन वो यहाँ मैं भूखा प्यासा कितने दिन जीवित रहूंगा? और अगर मैंने यहाँ से भोजन की तलाश में बाहर निकलने की चेष्टा की तो भोजन किसे मिलेगा? ये तो आप देख ही रहे हैं ना। बू, अबे हाथ तो मिला ले। तू तो ऐसे डर रहा है जैसे मैं तुझे खा जाऊंगा। रात भर झपकी तक ना ले सका बाकेलाल। बो, राजा के बच्चे, अगर मैं यहां से किसी प्रकार बच निकला तो समझ ले कि तुझ पर मैं बिजली बनकर गिरूंगा। रात भर
रात भर सभी सिंह भी पिंजरे के बाहर ही बैठे रहे और फिर प्रातः ही। बाकेलाल का बदला बहुत भयानक होगा राजा। वाह, क्या योजना है। गुर्र। साथियों, अगर हम यहीं बैठे रहें तो यह मानव भूखा मर जाएगा मगर पिंजरे से बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा होगा कि हम इधर उधर छिप जाए और भोजन की तलाश में जैसे ही थे मानव बाहर निकले हम इसकी तिक्का बोटी तुरंत नाप देंगे। गुर्र। कहो, कैसी रही योजना। वाह, क्या योजना है। बू, ये सारे सिंह मिलकर क्या योजना बना रहे हैं। अरे वो क्या, ये सारे सिंह तो जा रहे हैं। लगता है इन्हें जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया है कि मैं इतने आसानी से हाथ आने वाली चीज नहीं हूं। और फिर जब काफी देर तक कोई भी शेर बाकेलाल को वहां दिखाई नहीं पड़ा तो यही अवसर है। इससे पहले कि शेर वापस आ जाए मुझे पेड़ पेड़ होकर इस जंगल से निकल जाना चाहिए, पर पहले तो पिंजरे से बाहर निकलना होगा। इस जंगल के पेड़ आपस में इतने सटे हैं कि आराम पूर्वक इस वन से बाहर निकल सकता हूँ। फंस गया बकरा हमारे फैलाए जाल में। घुर्र। बाकेलाल ने एक बार फिर आसपास देखा और पिंजरे से बाहर कूद लगा दी। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। ठीक उसी पल घुर्र। धोखा, बाकेलाल तेरे साथ धोखा हो गया है। धाड़। घुर्र। घुर्र। ये मानव समझते हैं कि दिमाग बस इन्हीं के पास है, बाकी सब पागल हैं। आक्रमण। विशालगढ़ के वासियों, तुम्हें बाकेलाल का अंतिम प्रणाम। और ठीक इसी पल संपूर्ण वन गूंज उठा एक मधुर संगीत लहरी से और अचानक ही बांके पर झपटते झपटते सभी सी मस्त से हो गए। ओह, ये कैसी संगीत लहरी है जिसे सुनकर सभी सी मस्त हुए जा रहे हैं। ये स्वर लहरी तो हमें अपनी ओर खींच रही है। ओह, ये क्या, इस मधुर संगीत लहरी को सुनकर तो मन बेकाबू हुआ जा रहा है और सभी सी उस संगीत लहरी की तान पर खींचते चले गए। चमत्कृत सा खड़ा था बाकेलाल। ओह, ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो अपने जीवन की आस ही छोड़ बैठा था। सहसा ही एक विचार उठा उसके मस्तिष्क में। ये सारी करामत उस बाघ यंत्र की है जिससे ये संगीत लहरी फूट रही है। अगर वो बाघ यंत्र मुझे मिल जाए तो मैं इन सिंहों को अपना गुलाम बनाकर। और सोचते सोचते बाकेलाल के मस्तिष्क में बनने लगी एक खुरापाती योजना। बाकेलाल भी छिपता छिपाता चल पड़ा उन सिंहों के पीछे पीछे। अब आएगा मजा, बस एक बार वो बाघ यंत्र मेरे हाथ लग जाए। और इस प्रकार बाकेलाल शीघ्र ही जा पहुंचा उस संगीत लहरी के उद्गम स्थल तक। ओह, वो डड़ियल साधु बजा रहा है उस बाघ यंत्र को। जब सभी सिंह साधु के चारों ओर आज्ञाकारी बच्चों की तरह माजमा लगाकर बैठ गए तब जय हो संगीत सम्राट बाबा की, साधु बाबा की जय हो। तब बाकी की ओर देखकर आश्चर्य के साथ कह उठा वो साधु। पुत्र, तुम इस भयानक वन में क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? महाराज, मैं बाकेलाल हूँ। इस वन में फंस गया हूँ। आपके इस बाघ यंत्र ने मुझे इन सिंहों से बचा लिया, अन्यथा ये मुझे अब तक फाड़कर अपना भोजन बना चुके होते। पुत्र बाकेलाल, मैं नया नया ऋषि बना हूँ और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मैंने तपस्या हेतु ये स्थान चुना है। मगर यहाँ के सिंह मुझे तपस्या नहीं करने देंगे क्योंकि उनकी दहाड़े सुनकर मुझे दस्त लग जाते हैं। इसलिए मैंने इस जादुई बाघ यंत्र की मदद से जंगल के सभी सिंहों को अपना गुलाम बना लिया है। मगर समस्या ये है कि अब इन्हें दूसरे जंगल में कौन छोड़कर आए, क्योंकि मैं अपनी तपस्या शीघ्र ही शुरू कर देना चाहता हूँ। वैसे अगर मैं इस समय उन्हें आदेश दूं तो ये स्वयं ही यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि संगीत के चलते बाघ यंत्र के धारक के गुलाम हैं जो कि इस समय मेरे हाथ में है। मगर ये वहां से फिर लौट आएंगे जहां इन्हें संगीत सुनना बंद हो जाएगा। मैं क्या करूं पुत्र बाकेलाल? महाराज, सिंहों को दूसरे वन में छोड़ तो मैं आता, किंतु मुझे ये बाघ यंत्र बजाना ही नहीं आता। पुत्र बाकेलाल, ये जादुई बाघ यंत्र है, जिसके हाथ में पहुंच जाए उसे स्वयं ही बजाना आ जाता है।
वाह, तब तो मैं इस कार्य को कर सकता हूँ महाराज। साधु ने वो वाद्ययंत्र बाकेलाल को दे दिया। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारा उपकार करे। वाह, बन गया काम। अब जब मैं इन सिंहों को लेकर पहुंचूंगा आकाशगढ़, तो पता चलेगा उस राजा के बच्चे को भी। बाघ यंत्र बजाता हुआ बाकेलाल चल पड़ा आकाशगढ़ की ओर, और अब उसके पीछे पीछे चल पड़े सैकड़ों सिंह। किंतु बाकेलाल, ध्यान रहे, इन्हें जल्दी ही किसी वन में पहुंचा देना, अन्यथा अधिक समय तक संगीत लहरी में मस्त रहने के बाद ये सब मूर्छित हो जाएंगे। कितना परोपकारी बालक है। लेकिन इसका क्या करें कि बाकेलाल को साधु की वो बात सुनाई ही नहीं पड़ी। और ये क्या, आकाशगढ़ में वो कौन प्रवेश कर रहा है? ये तो विक्रम सिंह है। ओह, पता नहीं मेरा बाकेलाल इस समय कहाँ होगा। मुझे ना पाकर वो कितना परेशान एवं उदास होगा। तभी सुनो, सुनो राजा का ऐलान सुनो। जो कोई भी धनी जो कोई भी रानी चंद्रिका का वात रोग दूर करके उनकी वाणी वापस ले आएगा, राजा की ओर से उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। उधर महल के कक्ष में, आह, रानी चंद्रिका, तुम्हारी आवाज क्या गई? मेरा तो दिन का चैन और रातों की नींद ही ये सोचते सोचते उड़ गई कि तुम्हारी वाणी किस प्रकार वापस आए। विवाह के पश्चात कल मैं प्रथम बार चैन की नींद सोया। बल्कि हमने तो ये ऐलान भी करवा दिया है कि जो कोई भी तुम्हारी वाणी वापस लाएगा, हम उसे आधा राज्य दे देंगे, और आधा राज्य देने से पूर्व उसे सांप से डसवा देंगे। पर बेचारी रानी क्या कहती। तभी महाराज, विक्रम सिंह नामक व्यक्ति आया है, और वो कहता है कि उसके पास एक औषधि है जिसे खाने से कैसा भी वात रोग दूर हो जाता है। क्या? ये सुनते ही प्रसन्न हो उठी रानी चंद्रिका, और राजा को मजबूरन विक्रम सिंह को भीतर लाने का आदेश देना ही पड़ा। जबकि उसी समय राक्षस देव प्रसन्न हो, दर्शन दो। आखिर राक्षस देव को प्रसन्न करने में सफल हुई राक्षसी। वर मांगो पुत्री, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या पर भयंकर प्रसन्न हुआ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए राक्षस देव, केवल मेरे पुत्र का वात रोग दूर करने की कृपा करें। ओह, वैसे तो वात रोग दूर करने की औषधि पताल में ही मिलती है, मगर इस समय वो औषधि पृथ्वी पर आकाशगढ़ में किसी विक्रम सिंह के पास मौजूद है, जिसे वो वहां की रानी चंद्रिका को खिलाकर उसका वात रोग दूर करने जा रहा है। इतना कहकर राक्षस देव हो गए अंतर्धान। तभी भ्रिकुटिया तन गई राक्षस चंडकाल की। नहीं, वो औषधि रानी चंडिका नहीं, मेरा पुत्र खाएगा। अजी, मैंने कहा जल्दी कीजिए, कहीं वो नामुराद विक्रम सिंह वो औषधि रानी चंद्रिका को खिला ही ना दे। महाराक्षस चंडकाल ने अपनी पत्नी और अपने पुत्र लड़की के साथ ही आकाशगढ़ में प्रवेश किया। चूहो, भाग जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। भयानक तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ा वो राक्षस परिवार। मैं एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूं, राक्षस का। महल का विशाल दरवाजा राक्षस चंडकाल की एक ही ठोकर से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। धड़ाक! औषधि केवल राक्षस का बेटा लड़की खाएगा। बता, कहाँ है विक्रम सिंह और रानी चंद्रिका? अपने कक्ष में। उधर रानी के कक्ष में जा पहुंचे थे विक्रम सिंह। ये लीजिए महाराज, ये रही पताल की वो औषधि जिसे खाकर रानी जी की वाणी पुनः लौट आएगी। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए मोटे, तो पतला हो जाए। तभी कक्ष की एक दीवार भरभरा कर गिर आई और भीतर आ गया पूरा राक्षस परिवार। मैं हूं राक्षस चंडकाल, ये मेरी धर्मपत्नी है, और ये है मेरा पुत्र लड़की, जिसके वात रोग को दूर करने के लिए मुझे चाहिए वो औषधि। वो औषधि खाकर मेरी आवाज भी शानदार हो जाएगी ना? हाँ बेटा, जरूर। लेकिन इससे पहले कि राक्षस चंडकाल राजा जमीन सिंह के हाथों से वो औषधि छीन लेता,
वहां गूंज उठी संगीत लहरी। माँ बापू, ये संगीत लहरी कैसी है? मेरा मन तो इस पर नाचने को कर रहा है। मैं एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूं राक्षस का। पी पी, चटनी में पुदीना, बाके को मिल गई वीना, बदला लेने का अब आएगा मजा। इधर बाकेलाल ने भी प्रवेश किया महल में। अरे ये क्या, चारों तरफ घनघोर शांति छाई है। महल का मुख्य द्वार भी टूटा पड़ा है। और जब कक्ष में भीतर प्रविष्ट हुआ बाकेलाल, तो उसे देखते ही विक्रम सिंह की बातें खिल गई। राजा देख, हाँ देख, तेरा हाजमा बिगड़ जाए मेरा प्यारा बाकेलाल। बाकेलाल के साथ ही भीतर प्रविष्ट हुआ सिंह सेना। उफ, ये बाकेलाल सैकड़ों सिंहों को यहां लेकर क्यों आया है? ये तो वही है बाकेलाल। अरे बाप रे, ये तो वही राक्षस चंडकाल है। मर गए, और ये मुच्छर जिंदा होकर यहाँ कैसे पहुंच गया? बाकेलाल की ओर झपट पड़ा राक्षसी। अजय, मैं इस बाकेलाल को पकड़ती हूँ और आप उस औषधि पर कब्जा कीजिए। मर गए बेटा, अब अगर जान बचानी है तो। बाघेल ने सिंहों को दिया आदेश। आक्रमण, खत्म कर दो इन राक्षसों को। बचाओ बचाओ स्वामी। लेकिन एक ना चली राक्षस चंडकाल की। बचाओ। 20 सिंहों ने मिलकर राक्षस चंडकाल, उसकी पत्नी और उसके बेटे की बोटी बोटी अलग कर डाली। तब विक्रम सिंह ने कहा, रानी जी जल्दी कीजिए, ये औषधि खा लीजिए ताकि आपकी वाणी ठीक हो सके। जल्दी करो रानी, यही अवसर है। अपने सभी दुश्मनों को शेरों का भोजन बनवा देता हूँ और कर देता हूँ आकाशगढ़ के राज सिंहासन पर अधिकार। लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल ऐसा कोई आदेश दे पाता, सभी सिंह एकाएक मूर्छित होते चले गए। ओह, ये सब तो मूर्छित हो गए। आधी टूट गई अब मेरी योजना की टांग। और तब मेरा प्यारा बाकेलाल, मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। आहा, मेरी वाणी लौट आई। हे प्रभु, अब मुझे बहरा कर दे। बू महाराज, मैंने आपको कितनी आवाजें लगाई पर आपकी नींद ना टूटी। और जब तक मैं इस ब्रिज से उतरकर नीचे आया, तब तक वो भयानक जीव आपको लेकर नदी में समा चुका था। हाँ बाकेलाल। कक्षकुप हमें लेकर पहुंचा पताल नगरी के राजा उलट सिंह के पास, जो कि अपनी प्रजा सहित एक भयानक रोग से ग्रस्त थे। ए मानो, मेरे और मेरी समस्त प्रजा के सिर में भयानक पीड़ा रहती है, जिसका उपचार करने के लिए हमने तुम्हें पृथ्वी से यहाँ बुलाया है। क्योंकि पताल लोक में राजवैद्य भी इस रोग को समझा नहीं पाए, और हमने सुना है कि पृथ्वी पर बुद्धिमान मानव की भारी भीड़ पड़ी है। ओह, किंतु महाराज, आप इस प्रकार उल्टे क्यों रहते हैं? उल्टे हम कहाँ हैं मानव, उल्टे तो तुम खड़े हो। पताल लोक के सभी नागरिक तो इसी प्रकार रहते हैं। ओह महाराज, अगर आप मेरी तरह सीधे खड़े होकर रहेंगे तो आपकी पीड़ा कुछ ही देर में दूर हो जाएगी। इसी प्रकार जब मैंने उनकी पीड़ा को दूर कर दिया तो आहा, हमारे सिर की पीड़ा तो दूर हो गई। वाह विक्रम सिंह जी, ये लीजिए, ये औषधि आप रख ले। इस औषधि से गूंगे भी बोल सकते हैं और किसी भी प्रकार का वात रोग दूर हो सकता है। और तब बाकेलाल, हमें भी क्षमा कर दो। हमने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, जबकि तुमने भयानक राक्षस परिवार से हमारी एवं हमारे नगर की रक्षा की। वो तो ठीक है महाराज, मगर अब इन सिंहों को होश में आने से पूर्व किसी जंगल में फेंकवा दीजिए। तभी बाकेलाल के हाथ से गायब हो गई वो बाघ यंत्र भी। ओह, कार्य पूरा होते ही वो बाघ यंत्र भी मेरे हाथ से गायब हो गया। फूटी किस्मत मेरी। और इस प्रकार एक बार फिर विक्रम सिंह और बाकेलाल चल पड़े विशालगढ़ के सफर पर। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना।